बराबर का हक। विक्रम चलता जा रहा था। अब बेताल उसे अंतिम कहानी सुनाने लगा। सुनो राजा विक्रम, बाती द्वीप में मदन और रतन नामक दो युवक थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों बहुत योग्य थे। दोनों एक साथ मिलकर व्यापार करने गए। व्यापार में उन दोनों को बड़ा लाभ मिला। वह वापस लौटते समय एक वृक्ष के तले एकांत में बैठकर अपना बचा सामान और संपत्ति की गणना करने लगे। वह अपने काम में लगे थे कि एक रूपसी वहां आ गई। चरे से देखने लगे। तुम कौन हो सुंदरी? उसने पूछा। उसने बतलाया कि वह अपने पति के साथ जा रही थी। रास्ते में चोरों ने उसके पति की हत्या कर डाली और सब माल लूटकर भाग गए। वह युवती अपनी बात कहकर विलाप करने लगी। अब उसका कोई सहारा नहीं रह गया है। अपने माता पिता या अन्य परिजनों के पास जाकर क्या करेगी? आत्महत्या कर लेगी। मदन और रतन ने उसे सांत्वना और संतोष प्रदान किया तथा हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। युवती ने धीरज पाया। मदन और रतन दोनों उसे साथ लेकर आगे चल पड़े। रास्ते में यही विचार कर रहे थे कि उस युवती का क्या करें। इसका विवाह कर दिया जाए। मदन बोला। हम दोनों में से कोई शादी कर ले। रतन ने कहा। दोनों ने जब युवती से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे दोनों अच्छे लगते हो। मदन और रतन कोई निर्णय ना कर पा रहे थे। वह युवती उनके साथ थी। अंत में दोनों ने पर्ची डालना स्वीकार किया। पर्ची डाली गई। युवती मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया। समय का फेर देखो राजा विक्रम। एक संतान के जन्म के बाद मदन का देहांत एक दुर्घटना में हो गया। तब वह महिला रतन की संपत्ति से अपना भाग मांगने लगी। मदन की कोई भागीदारी रतन के साथ ना थी, पर फिर भी वह अपना भाग मांगने लगी। अब बताओ राजा विक्रम, उसकी यह मांग कहाँ तक जायज है? मामला राज दरबार में गया होगा। हाँ, गया था। निर्णय का पता है। राजा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तुम्हारा क्या निर्णय होता है? मेरा निर्णय? विक्रम मुस्कुराया। मेरा निर्णय होता कि उसे मिलना चाहिए। क्यों? पूछा बेताल ने। भले ही पर्ची से जीत हुई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति दोनों की बराबर थी। मतलब उसे उत्तराधिकारी तो है ही। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा विक्रम सावधान हो गया। मंजिल अब पास आ गई थी। अगर बेताल भाग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बार विक्रम ने उसे मजबूती के साथ पकड़ लिया। बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मैं नहीं भागूंगा राजा विक्रम, उसने कहा। अब तुम्हारी मंजिल आ गई है। समय भी अब नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेताल के इस आश्वासन के उपरांत भी विक्रम को विश्वास ना आया। वह बेताल को पूरी ताकत से पकड़े था। अब शमशान की चिता दिखने लगी तो बेताल बोला, राजा विक्रम, वह साधु महाधूर्त है। वह तुम्हारी हत्या करने की योजना में है। वह तुमको साष्टांग प्रणाम करने को कहेगा और जब तुम ऐसा करोगे तो वह तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा देगा। सावधान रहना। और सच में वैसा ही हुआ। विक्रम सावधान था। उसने तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा होते ही शमशान में भयानक अट्टहास गूंज गया। वह अट्टहास बेताल का था। राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गए। तभी बेताल सामने आ गया। अरे तुम? हाँ राजा विक्रम, बेताल बोला। इस सन्यासी की बलि चढ़ाकर तुमने मुझे जीवन दान दिया है। अगर तुम उसकी बलि ना देते तो मेरा पुनर्जीवन असंभव था। मैं आपका आभारी हूँ राजा विक्रम। राजा ने देखा
बेताल का रूप रंग बदल गया था। अब वह एक सुंदर पुरुष में बदल गया था। राजा विक्रम ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? जो आप कहें। राजा विक्रम ने कहा, तब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने यहाँ मंत्री पद दूंगा। बेताल प्रसन्न हो गया। मैं आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। बेताल ने आभार प्रकट किया। राजा विक्रम, यह सन्यासी मेरा ही बड़ा भाई है। इसने तंत्र विद्या के बल पर मुझे मुर्दा बेताल बना दिया था। मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। तुम्हारा राज्य अपहरण करना चाहता था, तुमने उसका खात्मा कर दिया। तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। राजा विक्रम बेताल के साथ अपने राजमहल वापस आ गया। जब वापस आया तो सूर्योदय हो रहा था। सुहाना प्रभात मुग्धकारी था, मानो वह राजा विक्रमादित्य का गुणगान कर रहा है।